सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने पाषाण संस्कृति यानी पाषाण काल को खत्म किया था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को पाषाण संस्कृति की वीडियो समझ में ना आई हो। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। आपका रिस्पॉन्स भी इस वीडियो पर अच्छा था। इसी प्रकार अच्छे से हम कवर करते रहेंगे सभी सिलेबस को। ये मेरी गारंटी है कि किस प्रकार आपको समझ में आना है। बड़े कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे और कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक कहीं से उठाया। हमने एंशिएंट इंडिया शुरू किया है तो एंशिएंट इंडिया को ही कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम मेडिवल इंडिया और लास्ट में मॉडर्न इंडिया की तरफ जाएंगे। और एग्जाम से पहले सिलेबस होगा, ये गारंटी है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस साल से साल चलता रहेगा, 2-3 सालों तक चलता रहेगा, नहीं। एग्जाम से पहले सिलेबस होगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आप शाम को 7 बजे करते रहें। यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। कल मेरी मास्टर वीडियो आएगी ज्योग्राफी के ऊपर, फिर संडे के दिन आएगी मेरी बायोलॉजी के ऊपर मास्टर वीडियो, तो उन्हें भी साथ के साथ कवर करते रहें। मास्टर वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम में या फिर पढ़ने के लिए, डेली रूटीन में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मास्टर वीडियोस से। तो उन मास्टर वीडियोस को कंप्लीट करना। जिन्होंने नहीं देखी है, लगभग 4 मास्टर वीडियो आ चुकी हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आपको 10 बजे लाइव आना है। आज MCQ कराए जाएंगे किसके ऊपर? इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, मैप के साथ, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वीडियो के बाद। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पाषाण संस्कृति, ठीक है ना, पाषाण संस्कृति या फिर पाषाण काल, लेकिन उसके पीछे सभ्यता नहीं लगा। पाषाण संस्कृति बोला हमने, पाषाण काल बोला, लेकिन पाषाण सभ्यता नहीं बोला। उसी प्रकार हमने भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है ना, वर्तमान काल बोला, लेकिन इन्हें कभी भी सभ्यता नहीं बोला। वर्तमान सभ्यता, ठीक है ना, भूत सभ्यता, इन्हें कभी भी सभ्यता नहीं बोला। इसके पीछे क्या है? सभ्यता का मतलब है सभ्य व्यक्ति, यानी जिन्होंने सभी कार्य सभ्य तरीके से करे हों उन्हें कहते हैं सभ्यता। ठीक है, सभ्य तरीके से बहुत ज्यादा लंबे समय तक किया हो तब बनी वो सभ्यता। ठीक है ना, अच्छे काम करने वाला आदमी सभ्य आदमी, और वह सभ्य आदमी बहुत लंबे समय तक कार्य करते रहे तो वो सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो इस सभ्यता का निर्माण यहाँ के लोगों के द्वारा, सभ्य लोगों के द्वारा सभ्य कार्यों के कारण हुआ। ठीक है ना तो पाषाण संस्कृति में इतने अच्छे कार्य तरीके रहन सहन रहे, ना ही वर्तमान समय में इतने अच्छे रहन सहन है जितने अच्छे रहन सहन हड़प्पा सभ्यता में थे। इसे इसीलिए हड़प्पा काल नहीं बोला जाता है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या थी? एक तो ये लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते थे, बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते थे। आज से कितने साल पहले पुरानी बातें हैं, जब रामायण का कभी रामायण नहीं लिखी गई थी, उस समय की बात है, जब रामायण और महाभारत तक के पात्र हमारे सामने नहीं थे, कौन राम है, कौन सीता है, कौन लक्ष्मण है, उससे पहले का ये समय माना जाता है। और उस समय भी लोगों के घरों के आगे डस्टबिन देखने को मिलती है, किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आज आप देखते होंगे कि आज के लोग डेवलप हैं लेकिन सभ्य नहीं है। डेवलप और सभ्य में अंतर है, डेवलप और सभ्य में अंतर है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जितना आदमी डेवलप होगा उतना असभ्य होगा, उतना असभ्य होता चला जाएगा। आज देखिए, आदमी डेवलप होने के लिए कितनी गंदगी फैला रहा है। तो डेवलप तो हो रहा है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ वो गंदगी फैलाकर अपनी असभ्यता का परिचय दे रहा है। ठीक है, अपनी असभ्यता का परिचय दे रहा है। लेकिन उस समय पर डेवलपमेंट इन लोगों ने कुछ इतना किया नहीं, तो इन्होंने अपनी साफ सफाई, अपने घर निर्माण के लिए, अपनी कलाकृतियों के लिए ये जाने गए। हड़प्पा सभ्यता के विकास का जो कारण था वो मेन कारण यही था, क्योंकि इन लोगों की डिमांड विदेश में बहुत ज्यादा थी, इनके सामान की डिमांड विदेश में बहुत ज्यादा थी। जब आपको पता है किसी की डिमांड विदेश में बहुत ज्यादा हो तो सीधा सीधा बात है उसे धन मिलेगा। जब धन मिलेगा तो वो क्या करेगा? अपना व्यापार बढ़ाएगा, अपने घर मकान अच्छे बनाएगा, ठीक है ना, अपनी रोजमर्रा की चीजों को सुधारेगा। तो इसी सुधार की वजह से ये लोग सभ्य बने, विकसित बने। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बनना चाहिए ये बनना चाहिए कि यहां से हड़प्पा के लोगों को सभ्य क्यों कहा गया? तो मैंने अभी आपको बताया क्यों कहा गया, क्योंकि इनका रहन सहन, ठीक है ना, इनके दिनचर्या, इनका व्यापार बहुत अच्छे लेवल का था, इसीलिए इन्हें सभ्य बोला गया, इसीलिए इस काल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया।
ठीक है, अब ये हम बात करते हैं फैक्ट पर, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन फैक्ट्स पर बात करते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में एक गांव है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में एक गांव है हड़प्पा, जहां से सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई हुई, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटों के साक्ष्य मिले, लेकिन उस समय पर जो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे कनिंगम महोदय, उन्होंने देखा और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा ये तो ईंट हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके कारण कोई गांव या शहर दब गया होगा, ये तो उसकी ईंटें हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये कोई आज या कल या 10 साल पुरानी ईंटें नहीं, बल्कि आज से लाखों साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट जो हमारे पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष आए, उन्होंने इसकी खुदाई शुरू कराई। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिले वो 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय साक्ष्य मिले, और किसको मिले? कनिंघम को मिले। कनिंघम पुरातात्विक विभाग के प्रथम अध्यक्ष कनिंघम को मिले। ठीक है, लेकिन खुदाई कहां से प्रारंभ हुई? तो खुदाई जो प्रारंभ हुई वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले से शुरू हुई। ठीक है, क्यों शुरू हुई? क्योंकि जब निर्माण कार्य किया जा रहा था, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इन्हें ईंटों की जरूरत पड़ी। जब ईंटों की जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम उन ईंटों का प्रयोग करें जो कि हमें खुदाई में एक जगह से मिली थी। जब इन्होंने खुदाई करनी चालू करी तो इतनी ईंटें मिली कि जब खोदते चालू करते गए तो कई हजार किलोमीटर तक ये सभ्यता का विकास था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नाम पर। इस सभ्यता के हमें 3 नाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता क्या है? देखिए, इन लोगों ने यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास रहना शुरू किया। इसी कारण इस सभ्यता को कहा गया सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इन्होंने सबसे पहले रहना शुरू किया था। बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। चूंकि हमें पता है घाटी का निर्माण मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर करती हैं। मुख्य नदी जैसे सिंधु, सहायक नदी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों के आसपास इन्होंने रहना शुरू किया, और खुदाई के समय इनके जो साक्ष्य मिले वो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता की सबसे पहले जो खुदाई शुरू हुई वो हड़प्पा नामक गांव से शुरू हुई। हड़प्पा नामक गांव से शुरू हुई, इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो आपको ये 3 नाम देखने को मिलते हैं। सभ्यता एक ही है, 3 नामों के पीछे रीजन क्या है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, देखिए हड़प्पा सभ्यता का हमें जो कालक्रम है वो 3 भागों में बांटा गया है कालक्रम के आधार पर। कौन कौन से 3 भाग? प्राक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और पतन हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और पतन हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है वो उसके बारे में इतना सब कुछ जानने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि प्राक का मतलब होता है प्राचीन। प्राक का मतलब होता है प्राचीन। एक तो हड़प्पा सभ्यता खुद में ही इतनी प्राचीन थी, ठीक है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें भी एक और सभ्यता हो जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रखा गया हो, यानी हड़प्पा सभ्यता से पुरानी सभ्यता। ठीक है, पुरानी का मतलब जिसके पीछे कोई लिखित साक्ष्य ना हो, जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है, कोई ज्यादा उसकी चीजें ना मिली हो खुदाई में, उसे रखा गया प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करें विकसित हड़प्पा सभ्यता। जो वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं या फिर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वो हम विकसित हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? हम विकसित हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ते हैं, और किताबों में जो भी दिया गया है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के ऊपर दिया गया है। ठीक है ना, आपने पढ़ी नगर योजना, मूर्तियां, ठीक है ना, लिपि, वो जितना सब कुछ आपने पढ़ा वो क्या था? तो वो था हमारा विकसित हड़प्पा सभ्यता, जिसे आज भी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पतन हड़प्पा सभ्यता। पतन हड़प्पा सभ्यता का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे, अलग अलग
वैज्ञानिकों के, अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, जिसे हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है। पतन हड़प्पा सभ्यता का मतलब है किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। उसके पीछे इतिहासकारों के क्या क्या अपने मत रहे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बताया, सभी के मतों पर बात करेंगे और अंत में इस कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे, आखिरकार फाइनल डिसीजन क्या रहा इतिहासकारों का हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्तार। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हमारा महाराष्ट्र और पश्चिम में हमारा कहां तक, पश्चिम में हमारा बलूचिस्तान, और बात करें पूरब में तो पूरब में आलमगीरपुर यानी यूपी तक फैला हुआ था, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, जो विस्तार था इसका विस्तार उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर, बात करें हम पश्चिम में बलूचिस्तान, ठीक है ना, दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र, और ये पूरब में बात करें तो आलमगीरपुर यूपी में फैला हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है ना, उसका उत्तरी स्थल कौन सा था, तो वो था मांदा, और मांदा कहां पर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पर, JNK में पड़ता है मांदा, ठीक है। यदि बात करें कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसका दक्षिणी स्थल कौन सा था, तो वो था दैमाबाद। कौन सा, दैमाबाद। और दैमाबाद हमारा कहां पर पड़ता है, तो दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर, महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, वो था बलूचिस्तान, ठीक है ना, बलूचिस्तान। यदि बात करें सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो वो था हमारा आलमगीरपुर। कौन सा, आलमगीरपुर, ठीक है। और ये हमारा कहां पर पड़ता है, तो ये हमारा यूपी में पड़ता है। कहां पर, यूपी में देखने को मिलता है। तो आपको यहां से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांदा, सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल। जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था, वो था 12,99,600। कितना था, 12,99,600। इसका क्षेत्रफल जो था वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये था क्षेत्रफल किसका, ये था क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बात करें इसकी आकृति कैसी थी, तो आप देख सकते हैं इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी हड़प्पा सभ्यता की। तो आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो वो था 12,99,600। यदि बात करें आकार, तो इसका आकार था त्रिभुजाकार इसका आकार था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है नगर व्यवस्था। क्या चीज, नगर व्यवस्था। देखिए, नगर व्यवस्था जो थी हड़प्पा सभ्यता की वो 2 भागों में बटी हुई थी, यानी जो घर होते थे हड़प्पा सभ्यता में वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हुए होते थे। कौन कौन से, एक था दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र और दूसरा था निचला क्षेत्र। दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। जो दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र होता था इसमें सुरक्षा की दीवार पाई जाती थी, यानी सुरक्षा पाई जाती थी, जबकि निचला जो क्षेत्र होता था उसमें कोई भी सुरक्षा की दीवार नहीं पाई जाती थी। दूसरा बात करें, दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र जो होता था उसमें अमीर लोग रहते थे। कैसे, अमीर लोग रहते थे, जबकि जो निचला क्षेत्र था उसमें आम जनता रहती थी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें आज के समय में तो हम दिल्ली देखते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय वह जो हमारे बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पावरफुल व्यक्ति है, वो रहते हैं उसके आसपास, ठीक है ना, उस राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास में, ठीक। जबकि जो हम बात करें पूरी दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली में आम जनता रहती है। जो हमारे राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन में रहते हैं उसके आसपास सुरक्षा भी पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं सुरक्षा की दीवार पाई जाती है। तो जिसमें राष्ट्रपति महोदय रहते हैं वो हुआ हमारा दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र, और जिसमें हमारी दिल्ली की आम जनता रहती है पूरी दिल्ली में, वो हुआ हमारा निचला क्षेत्र। कैसा, निचला क्षेत्र। तो आपको याद रखना है जो हमारा नगर व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की वो 2 भागों में बटी हुई थी, दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। जो दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र होता था ये थोड़ी ऊंचाई पर होता था। भाई अमीर लोग हैं, सबसे बड़ी बात है अमीर लोगों के पास पैसा होगा और वो अपनी सुरक्षा करेंगे। ये आज के समय पर भी आप देख सकते हैं, जो अमीर लोग होंगे उनके घर के आगे सुरक्षा पाई जाएगी, बॉडीगार्ड पाए जाएंगे, और उनके घर के आसपास भी कोई भटक नहीं सकता। तो वही समय था कुछ हड़प्पा सभ्यता का कि 2 भागों में बटे हुए थे, दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। जो दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र था
उसमें अमीर लोग रहते थे और निचले क्षेत्र में आम जनता रहती थी। दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में एक सुरक्षा की दीवार पाई जाती थी, जबकि निचले क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा की दीवार नहीं पाई जाती थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज। अब देखते हैं अपवाद। देखिए हर चीज का अपवाद होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आज के समय पर भी आप देख लेना, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले सुधारने की, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अपवाद जरूर मिलेगा 100%। चाहे सरकार कितना अच्छा काम कर ले, लेकिन उसकी बुराई करने वाले जरूर मिलेंगे। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी इतनी अच्छी नगर व्यवस्था थी, फिर भी कोई ना कोई तो खराब निकलेगा अपवाद के रूप में। तो अपवाद देखते हैं। सबसे पहला अपवाद है लोथल। कौन सा? लोथल। जो लोथल स्थान था उसमें कोई भी विभाजन नहीं था। इस प्रकार का था लोथल, उसमें कोई भी विभाजन नहीं था और उसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार थी। उसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जो कि दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में विभाजित नहीं था? तो आपका आंसर होगा लोथल। लोथल हमारा दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में विभाजित नहीं था। दूसरा, इसके चारों तरफ सुरक्षा की दीवार पाई जाती थी। नेक्स्ट अपवाद की बात करें, वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो था हमारा, वो 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा हमारा 3 भागों में बटा हुआ था। इस प्रकार जो धोलावीरा था हमारा, वो 2 भागों में बटा ना होकर 3 भागों में बटा हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था? तो आपका आंसर होगा वो था धोलावीरा। धोलावीरा हमारा 3 भागों में विभाजित था, जबकि लोथल में कोई भी विभाजन नहीं था। लोथल में कोई भी विभाजन नहीं था और चारों तरफ सुरक्षा की दीवार पाई जाती थी। उसके बाद हम बात करें कालीबंगा। जो कालीबंगा स्थान था वो इस प्रकार का था। कालीबंगा जो स्थान था वो इस प्रकार का था। वो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में तो बटा हुआ था इस प्रकार, ठीक है, लेकिन उसके दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र के चारों तरफ भी सुरक्षा की दीवार थी और निचले क्षेत्र में भी सुरक्षा की दीवार थी। ठीक है, यहाँ के लोग ज्यादा अमीर रहे होंगे, जिसके कारण निचले क्षेत्र में भी सुरक्षा की दीवार थी। ठीक है, तो जो हमारा कालीबंगा था वो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में तो विभाजित था और उसके दुर्ग व गढ़ी क्षेत्र के साथ साथ निचले क्षेत्र में भी सुरक्षा की दीवार थी। ठीक है ना, सुरक्षा की दीवार थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके ऊपर? नेक्स्ट बात है हमारी प्रजातियां। देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें 4 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है, कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये 4 हमें प्रजातियां देखने को मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। यदि बात करें भूमध्य सागरीय, तो वर्तमान में जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें सर्वाधिक भूमध्य सागरीय हैं। ठीक है ना, वर्तमान में विश्व या भारत में जितनी भी जातियां या हमारे जितने भी हम लोग हैं किस प्रकार के हैं? अधिकतर भूमध्य सागरीय हैं। यदि हम बात करें प्रोटोस्टेलॉइड, तो हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक प्रजातियां थी वो थे प्रोटोस्टेलॉइड। ठीक है ना, और नेक्स्ट हमारी अल्पाइन और मंगोलाइड। यानी हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेलॉइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। ठीक है ना, बात करें हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की प्रजाति सर्वाधिक थी, तो वो थी हमारी प्रोटोस्टेलॉइड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं घरों पे। देखिए इनके जो घर थे, सबसे पहली बात इन्हें सभ्य बोला गया क्योंकि इनके घरों के आगे डस्टबिन थी। आज के समय पर आप देखते हैं जो आपका घर है उसकी दीवारें 90 डिग्री पर काटती हैं, और हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा था। उनके जो घरों की दीवार थी वो भी 90 डिग्री पर काटती थी। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को विकसित कहा गया, सभ्यता कहा गया। ठीक है, यही रीजन रहा इसके पीछे। इनके जो घर थे वो समकोण पर काटते थे। जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि हमारे घर जो है पक्की ईंटों के हैं, जबकि सड़कें जो हैं वो कच्ची ईंटों की हैं। अब तो पक्की होने लगी हैं। पहले क्या होता था, गांव में जो घर थे वो पक्के थे लेकिन सड़कें जो थी वो कच्ची थी। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है जो इनके घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, जबकि इनकी जो सड़कें थी, इनका जो बाहर का स्थल था वो कच्चा था। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि कालीबंगा। कालीबंगा जो था उसमें घर कच्ची ईंटों के बने हुए थे और अलंकृत ईंटों के बने हुए थे। कच्ची व अलंकृत ईंटों के बने हुए थे। कच्ची ईंटों का मतलब आप समझ गए, कच्ची ईंटें। अलंकृत ईंटों का मतलब सजी धजी ईंटें, जिन पर डिजाइन बनी हुई हो, सितारे जड़े हुए हों, उन्हें कहते हैं अलंकृत ईंटें। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ हो, गुदा हुआ हो। तो जो हमारा कालीबंगा था वो उसमें अलंकृत व कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है घरों में। बात करें सुरकोतड़ा, ठीक है ना, सुरकोतड़ा में क्या था, घर और सड़कें दोनों पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है ना, जो हमारा सुरकोतड़ा था उसमें सड़कें
और घर दोनों पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मूर्तियों पर। हमें मूर्तियां 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां। देखिए, पत्थर की मूर्तियां ना के बराबर देखने को मिलती हैं। इसका कारण क्या रहा? पत्थर और धातु की मूर्तियां कम देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन सुनिए। ना तो पत्थर को काटना तराशना इतना आसान है, ना ही धातु को पिघलाना इतना आसान है। ठीक है, हालांकि इनके पास सख्त सुविधाएं थी, लेकिन आसान तो नहीं है ना, आसान तो नहीं है। आज आप यूपीएससी की कोचिंग कर सकते हैं, हर जगह कोर्स उपलब्ध है, टीचर उपलब्ध है, लेकिन निकालना आसान नहीं है ना। हाँ, उसी प्रकार का था कुछ धातु और पत्थर का प्रयोग। देखो, इनके पास सख्त सुविधाएं थी, हर चीज, लेकिन उसे तराशना इतना टाइम किसके पास है कि पत्थर को तराश के उनकी मूर्तियां बनाए, और मूर्तियों का कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, कोई यूज नहीं है। ऐसा तो नहीं है मूर्तियां दूध दे रही है कि हमने दूध पी लिया, नहीं। मूर्तियों का केवल यूज था साज सज्जा के लिए, यानी सजाने के लिए घर। लेकिन अगर ये पत्थर की मूर्तियां बनाने में इतना टाइम व्यस्त करते तो ये कमाते किस टाइम? इसीलिए इन्होंने पत्थर की मूर्तियां ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं की। बात करें धातु की मूर्तियां, धातु को पिघलाना भी आसान नहीं होता है। उसके लिए पहले आग जलाओ, उसे पिघलाओ, तब उसे उसकी डिजाइन में ढालो। इसीलिए हमें धातु की मूर्तियां भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। बात करें हड़प्पा सभ्यता को, लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आपका आंसर होगा लोहे धातु का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट हम बात करें मिट्टी की मूर्तियां, तो सर्वाधिक जो मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो है मिट्टी की मूर्तियां। इसके पीछे रीजन ये रहा कि जो मिट्टी की मूर्तियां थी, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी को आकृति में ढालना बहुत आसान होता है। मिट्टी को आकृति में ढालना बहुत आसान होता है, और मिट्टी पर बहुत अच्छी कलाकारी भी की जा सकती है। कलाकारी का मतलब आप कलर कर दीजिए, तुरंत वो कलर हो जाएगा। आप उस पर कुछ लिख दीजिए, तुरंत वो लिख जाएगा। ठीक है ना। क्या पत्थर और लोहे पर लिखना आसान है? नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पत्थर और लोहे पर लिखना आसान नहीं होता है, ना ही उन पर सजाना आसान होता है। ठीक है ना। इसी कारण हमें सर्वाधिक जो मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं मिट्टी की मूर्तियां। इसका कारण ये था, एक तो मिट्टी को आकृति देना आसान होता है, दूसरा मिट्टी पे कलाकारी करना आसान होता है मिट्टी के बर्तनों पर। आज आप अपने समय में देखेंगे, आप घड़ा लेने जाइए, एक तो घड़े पर कलर होगा लाल कलर का, दूसरा उस पर बहुत अच्छी डिजाइन बनी हुई होती है। क्या उतने पैसे और उतनी मेहनत में पत्थर और धातु पर यह कलाकारी की जा सकती थी? तो नहीं की जा सकती थी, यही कारण रहा सर्वाधिक जो हमें मूर्तियां देखने को मिली वो मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिली। और मिट्टी की मूर्तियां सर्वाधिक किसकी देखने को मिली? तो औरतों की, महिलाओं की देखने को मिली, मातृदेवी की देखने को मिली। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा गया। इसके पीछे रीजन ये रहा क्योंकि सर्वाधिक मूर्तियां हमें लड़कियों की देखने को मिली, औरतों की देखने को मिली। इससे एक चीज क्लियर होती है कि जो हड़प्पा सभ्यता में औरतों का स्थान था वो उच्च था। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। कल हम इसे कंप्लीट करेंगे, आज ये कंप्लीट नहीं है। देखिए, ना तो एक साथ पढ़ना पॉसिबल है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बड़े आसानी से पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए। ठीक है, चाहे क्वेश्चन एक आना भी बहुत बड़ी बात है। जिसे सिलेक्शन लेना उसके लिए एक क्वेश्चन आना तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन पर मेहनत करें। ठीक है, रिजल्ट देखना बहुत अच्छा आएगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा उसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा नामक स्थान से हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। 1856 में सर्वप्रथम लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटों के साक्ष्य मिले, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की नाम। इसके हमें 3 नाम देखने को मिलते हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। बात करें सिंधु सभ्यता, क्योंकि इन लोगों ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के आसपास रहना शुरू किया, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सेकंड नंबर पर बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि घाटियों का निर्माण मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर करती हैं। चूंकि इन लोगों के जो खुदाई में साक्ष्य मिले वो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वप्रथम जो खुदाई शुरू हुई वो हड़प्पा नामक स्थान से शुरू हुई। उसके बाद हमने बात की हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है: प्राक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और पतन हड़प्पा सभ्यता। बात करें प्राक हड़प्पा सभ्यता की, वो समय काल जिससे हमें कोई साक्ष्य व कोई
प्रमाण नहीं मिलता है उसे हमने प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रखा हुआ है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मतलब है जो हम अब पढ़ रहे हैं, जिसका हमारे पास प्रूफ है, उसे कहा गया विकसित हड़प्पा सभ्यता। लास्ट में पतन हड़प्पा सभ्यता, यानी किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, इतिहासकारों के क्या मत रहे इसके पीछे। उसके बाद हमने बात की विस्तार। इसका विस्तार उत्तर में मांदा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में हमारा बलूचिस्तान और पूर्व में हमारा आलमगीरपुर यूपी तक फैला हुआ था। यदि बात करें क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल था 12, ठीक है ना, 1299 वर्ग किलोमीटर। यदि बात करें इसका आकार तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। उसके बाद हमने बात की नगर व्यवस्था। जो इनके नगर होते थे वो दो भागों में बटे हुए होते थे, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र और दूसरा निचला क्षेत्र। जो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र होता था उसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार पाई जाती थी और उसमें अमीर लोग रहते थे, जबकि निचले क्षेत्र में आम जनता रहती थी। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कालीबंगा, जैसे लोथल में जो है कोई भी विभाजन देखने को नहीं मिलता है और इसके चारों तरफ एक सुरक्षा की दीवार थी। बात करें धोलावीरा की तो धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। यदि बात करें किसकी, कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो था हमारा 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में, लेकिन सुरक्षा की दीवार दुर्ग व गढ़ी क्षेत्र व निचले क्षेत्र दोनों में थी। उसके बाद हमने बात की प्रजातियां। इसमें मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेलॉइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। सर्वाधिक पूछे हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की प्रजाति थी, तो आपका आंसर होगा वो थी प्रोटोस्टेलॉइड। यदि बात करें घरों की तो हड़प्पा सभ्यता में घर जो थे वो पक्की ईंटों के, जबकि सड़कें जो थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि कालीबंगा में जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे और अलंकृत थे, यानी सजी धजी ईंटों के बने हुए होते थे। यदि बात करें हम सुरकोतरा की तो इसमें जो घर व सड़कें दोनों पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यदि हम बात करें मूर्तियों की तो हमें 3 प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, लोहे की, पत्थर की और मिट्टी की। लोहे और पत्थर की मूर्तियां ना के बराबर देखने को मिलती हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। बात करें मूर्तियों की, मिट्टी की, तो मिट्टी की मूर्तियां सर्वाधिक देखने को मिलती है और इन्हें मृत भांड यानी मिट्टी की मूर्तियां कहा गया और इन पर बहुत अच्छी कलाकारी भी देखने को मिलती है। और सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वो औरतों की व मातृ देवी की देखने को मिलती हैं। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा गया। कैसी? मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा गया। ठीक है। यदि पूछ ले कि ये मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी की मूर्तियां जो थी उन्हें रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल व गुलाबी रंग का प्रयोग करते थे। जैसा कि आज के समय पर घड़े देखते हैं, घड़े भी लाल कलर के मिलेंगे आपको जहां भी जाएंगे, तो वही था कुछ हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे हड़प्पा सभ्यता को। तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहें कंसेप्चुअल और बड़े अच्छे से कहानी के रूप में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप नोट्सों को डाउनलोड करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नंबर अपना दे रखा है। ठीक है, आप उसमें मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं यदि आपको कोई डाउट है। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। यदि कोई आपका सजेशन हो तो भी बताना। ठीक है, और रात को लाइव आना 10 बजे, लाइव आना ना भूलें, डेली लाइव आएँ। ठीक है, अपनी तैयारी और अच्छी करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, जिसमें हम बड़े डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे की सी रिवीजन। थैंक यू।